तेज धारा के साथ बहते हुए और उनके हिलते डुलते मस्तूल व अस्थायी पाल की मदद से बारनाकल नामक जहाज अगले सुबह उस द्वीप तक पहुंच ही गया। द्वीप बहुत बड़ा नहीं था, बस कुछ मील का, और साफ दिख रहा था कि ये निर्जन है। कहीं कोई धुआं नहीं उठ रहा था, नहीं किसी बस्ती या बंदरगाह के चिन्ह। जहाज को लंगर डालकर दल के लोग पानी में कूदे और किनारे की ओर बढ़े। शायद उस टीले पर कोई झरना या नाला होगा। अरबेला ने दूर दिखती एक ऊंचाई की ओर इशारा किया। वहां झाड़ियां घनी हरी भरी जंगल में बदलती नजर आ रही थी। पानी का पक्का संकेत। बिल्कुल, फिट्जविलियम ने उत्साह से कहा। तुम नाव पर जाकर इंतजार करो, मैं और जैक उसे ढूंढ लाएंगे। अरबेला ने चुपचाप उसका पैर कुचलते हुए किनारे से ऊपर चढ़ना शुरू कर दिया। जैक ने गहरी सांस छोड़ी, पर वहां जंगली लोग या खतरनाक जानवर भी हो सकते हैं। फिट्जविलियम ने पुकारा, मुझे तो यहां सिर्फ एक ही जानवर दिख रहा है। अरबेला बुदबुदाई और अपनी स्कर्ट उठाकर झाड़ियों में आगे बढ़ गई। द्वीप का मौसम बेहद गर्म था। चमड़े की मशकें और पानी की थैलियां उठाए उनका सफर और भी धीमा हो गया। कृपया अरबेला, फिट्जविलियम ने कहा जब वो लड़खड़ाई, कम से कम इनमें से एक थैली मुझे दे दो। तुम इतनी कमजोर हो कि सब नहीं उठा पाओगी। ओ बेल, जैक करा उठा। उसे अपना नौकर बनने दो। अगर यही इसे चुप रखने का तरीका है, तुम्हारी मां तुम पर जरूर बहुत गर्व करती होगी। अरबेला ने ताना मारा और थैलियां उसके हाथों में दे दी। फिट्जविलियम का चेहरा कठोर हो गया। मेरी मां की मृत्यु तब हुई जब मैं 9 साल का था। पर हां, काश वो देख पाती कि मैं कैसा इंसान बना। अरबेला का चेहरा नरम पड़ गया। माफ करना, मुझे नहीं पता था। फिट्जविलियम ने आंखें दूर कहीं टिकाई। मां के बाद ही पिता ने इंग्लैंड छोड़कर नई दुनिया में जमीन बढ़ाने का विचार किया। शायद वे अपना पुराना जीवन हमेशा के लिए काट देना चाहते थे। चलते चलते बातें करो दोस्तों, जैक ने झुंझलाकर कहा। समय बर्बाद करने का वक्त नहीं। फिट्जविलियम ने परवाह न करते हुए आगे कहा। उन्होंने मेरी बहनों की जल्दी जल्दी शादियां कर दी, ऐसे घरों में जहां के बेटे पहले से नई दुनिया में आ चुके थे। कुछ से तो हम बचपन के बाद कभी मिले भी नहीं थे। जैक, जो सबसे आगे था, आंखें घुमाकर रह गया। मेरी सबसे प्रिय बहन ऐना, उसे समुद्री लुटेरों ने अगवा कर लिया था। फिट्जविलियम की आवाज भारी हो गई और तब से मैंने उसे नहीं देखा। धत्ते रेकी, मैं उस पीड़ा को बहुत अच्छे से जानती हूं। अरबेला फुसफुसाई। मेरी मां को भी समुद्री लुटेरे ले गए थे। शायद इसी वजह से मेरे पास भी यहां टिके रहने का कोई कारण नहीं रहा। हां, मेरे पास भी नहीं, फिट्जविलियम ने कठोर स्वर में कहा। बस बस, अब और नहीं, जैक ने अचानक बोलते हुए कहा। ये दुख भरी कहानियां छोड़ो और असली काम पर ध्यान दो। अरबेला और फिट्जविलियम ने उसे देखा, निराश नजर से। जैक ने खांसते हुए खुद को संभाला। ठीक है, जारी रखो। सुबह की धूप गर्म थी, पर दोपहर तक तो आग बरस रही थी। उनका जमा किया हुआ बरसाती पानी खत्म हो चुका था और कहीं मीठे पानी का नामो निशान नहीं। फिट्जविलियम की प्यास छुप नहीं पाई, वो खांसने लगा। अरबेला भी एक बार गिर गई, हालांकि उसने कहा कि ये जड़ से ठोकर लगी थी। जैक की चिंता गहरी होती जा रही थी। चलो, उसने मुस्कुराने का नाटक किया। आगे झाड़ियां थोड़ी खुल रही है, वहां पेड़ों की छाव होगी, थोड़ा आराम कर लेंगे। अरबेला ने थकी हुई आंखों से सिर हिला दिया। जैक ने झाड़ियों को हटाया और आगे बढ़ा। वो सचमुच चकित रह गया। सामने एक ठंडी छायादार खुली जगह थी, मुलायम घास से ढकी हुई, आराम करने की एकदम सही जगह। पर उसकी सबसे बड़ी हैरानी यह थी कि उस जगह पहले से ही 2 लड़के मौजूद थे, जो एक अस्थाई बेड़ा बना रहे थे। अरे हौसवा और बियावेन्यू, पहले लड़के ने मुस्कुराते हुए कहा। देखो तुमेन, नए दोस्त आ गए, शायद इस द्वीप से निकलने का रास्ता भी। दोनों लड़के बारनाकल के दल के सामने खड़े हो गए। जो बोला था वो लंबा था, उसकी त्वचा सांवली, बाल भूरे लाल और घुंघराले, और चेहरे पर झाइयां थी। उसकी हरी आंखों में शरारती पर दोस्ताना चमक थी। हमारे सुनसान द्वीप पर आपका स्वागत है, उसने नाटकीय अंदाज में झुककर कहा। मेरा नाम जीन है और ये मेरा साथी तुमेन।
तुमेन ने हल्का सा सिर हिलाया। वो छोटा था, चिकने काले बाल, नुकीली नाक और धूप में पकी हुई सांवली त्वचा लिए। अरबेला और जैक ने एक दूसरे की ओर देखा। वो निश्चित रूप से यहां का मूल निवासी लग रहा था, पर उसके कपड़े भी जीन की तरह ही फटे पुराने नाविकों वाले थे। मैं जैक स्पैरो, जैक ने हाथ फैलाकर परिचय दिया। यह है अरबेला और फिट्स। जीन ने पास रखी मशक उठाई और अरबेला को दी। उसने लालच से पानी पिया। तुम लोग भी उसी श्रापित तूफान में फंसे थे, है ना? जीन ने पूछा। हम दोनों सैराफ पर थे। लगता है हम ही बचे हैं। अंग्रेज नाविकों को तैरना सिखाने में उतनी मेहनत नहीं करते। ये तो भयानक है, अरबेला ने गहरी सांस लेकर कहा और मशक फिट्जविलियम को थमा दी। जीन ने द्वीप की ओर इशारा किया। गर्मी बहुत है, पर जगह बुरी नहीं। यहां नारियल है खाने के लिए, उस तरफ ताजा पानी का सोता है और ढेर सारी लकड़ी। हम बेड़ा बना रहे हैं ताकि वापस अपने बंदरगाह पहुंच सकें। पास ही बहकर आए लट्ठे पड़े थे और बेलों की लंबी रस्सियां भी, जिन्हें जोड़कर बेड़ा बांधने की कोशिश चल रही थी। तो वहां सचमुच और पानी है? फिट्जविलियम ने पूछा। जैक ने मशक उलट दी। एक बूंद भी नहीं निकली। जितना चाहो उतना, मेरे दोस्त, जीन हंसा। अगर तुम्हें माहौल से दिक्कत न हो। तुमेन ने नीचे से कुछ उठाया। जैक का गला रुक गया। वो एक मानव अस्थि थी। हे भगवान, अरबेला फुसफुसाई, यहां और भी बहुत है। जीन ने अंधेरी मुस्कान के साथ कहा। इसीलिए हम लोग ज्यादातर किनारे के पास ही रहते हैं। तीनों साथी हड्डी को देख चुप रह गए। तभी अरबेला चीख उठी। फिट्जविलियम पीछे कूद गया। झाड़ियों से एक फुर्तीला, धूसर, बेहद भद्दा-सा जानवर निकल पड़ा। वो ठूं पर चढ़ा और फुफकारने लगा, पीले टेढ़े-मेढ़े दांत दिखाते हुए। तुमेन के होंठों पर हल्की मुस्कान आई। जीन हंस पड़ा। ये आखिर है क्या? जैक ने आंखें फैलाकर पूछा। ये है कॉन्स्टेंस। जीन ने घुटनों के बल बैठकर उस दैत्याकार प्राणी को ठुड्डी के नीचे सहलाया। तुरंत ही उसका उग्रपन कम हो गया, जैसे कोई असली बिल्ली हो। हालांकि दुबलिपतली, गंदी, टेढ़ी पूंछ वाली और पागलपन से भरी पीली आंखों वाली बिल्ली। तुमने इस बिल्ली को भी अपने साथ बचा लिया? जैक ने व्यंग्य से कहा। क्यों? कॉन्स्टेंस सिर्फ बिल्ली नहीं है, जीन ने गर्व से कहा। वो मेरी बहन है। बारनाकल का दल एक दूसरे की ओर देखने लगा। तुम्हारी बहन? जैक ने शक से दोहराया। हां, वो थी। मतलब है भी, पर जैसी पहले थी वैसी नहीं। उसे श्राप मिला है। खुद टिया डाल्मा ने जादू किया। क्या श्राप इसलिए मिला क्योंकि वो पहले भी इतनी गंदी थी? जैक ने नाक सिकोड़ते हुए पूछा। बेचारी, अरबेला ने हाथ बढ़ाते हुए कहा। आओ नन्ही, आउच। कॉन्स्टेंस ने फुफकार कर पंजा मारा। उसके लंबे पीले नाखूनों ने अरबेला की हथेली पर 3 गहरी खरों छोड़ दी। तुम छोटी सी, अरबेला ने गुस्से से हाथ पीछे खींचा। वाकई खतरनाक, जैक बुदबुदाया। क्या जंगली जानवर है, फिट्जविलियम ने कहा और अरबेला को रूमाल थमाया। उसने खून रोकने के लिए बांध लिया। कॉन्स्टेंस बड़बड़ाती हुई ठूंठ से कूदकर दूर चली गई, पूंछ तिरछी और ऊंची उठाए। वो बस बहुत कुछ झेल चुकी है, जीन ने विरोध किया। जैक ने आंखें घुमाई। ठीक है, अब सबका परिचय हो गया। और कोई बाकी है क्या? कोई भतीजा चूहे में बदल गया है या कोई चचेरा भाई पागल कुत्ता बना घूम रहा है? नहीं तो हमें उस सोते तक ले चलोगे जिसका तुमने जिक्र किया? जरूर, जीन ने चौड़ी मुस्कान दी। मेरे पीछे आइए। बारनाकल का दल, जीन और तुमेन और उनके साथ कॉन्स्टेंस के पीछे पीछे चला। रास्ता घना और पुराना था, मानो कई बार किसी ने उस पर कदम रखे हों। ये उन्हें सीधे जंगल की ओर ले जा रहा था। धीरे धीरे छोटे पेड़ धूप से उन्हें ढकने लगे। छाव और पानी की उम्मीद ने जैक, अरबेला और फिट्जविलियम के मन में नई ऊर्जा भर दी। इतने छोटे हो और जहाज पर काम करते हो? अरबेला ने जीन से जिज्ञासा से पूछा। जीन और तुमेन दोनों बाकी से 2-3 साल छोटे ही लग रहे थे। ज्यादा से ज्यादा 13। निजी व्यापारी जहाज पर। हां, जीन ने चालाक मुस्कान के साथ कंधे उचकाए। जैसा गाना कहता है, कैरेबियन में जहाजों की कोई कमी नहीं, और नहीं रम और चीनी की।
हम दोनों का फायदा यह है, भरोसेमंद है, शादीशुदा नहीं है और पुराने नाविकों की तरह शराब भी नहीं पीते। वो मुस्कुराया और अरबेला को भी हंसी आ गई। पीछे चलते हुए फिट्जविलियम ने जैक से धीमे स्वर में कहा, क्या तुम इन्हें बार्नाकल के बारे में बताने वाले हो? बिल्कुल, जैक ने लापरवाही से कहा, जैसे अभी अभी उसे ये ख्याल आया हो। उन्हें जहाज चाहिए और हमें दल। पर क्या यह समझदारी है? हमें इनके बारे में कुछ पता भी तो नहीं। फिट्जविलियम ने तुमेन और कॉन्स्टेंस की ओर देखा, जो बिल्कुल चुपचाप पीछे पीछे चल रहे थे। कॉन्स्टेंस ने दांत दिखाते हुए उस पर गुर्राया। फिट्जविलियम कांप गया। हमारे पास क्या है? जैक ने कहा, तुम भूल गए, हम तूफान में भटक गए थे। हमें असली नाविक चाहिए, नहीं तो सॉर्ड ऑफ कॉटेज कभी नहीं मिलेगा। फिट्ज ने तलवार की मूठ थपथपाई। ठीक है, कुछ गड़बड़ हुई तो जीन मेरा होगा। तुम तुमेन को संभालना और अरबेला को बिल्ली से लड़ना पड़ेगा। जैक ने हंसते हुए कहा, बेचारी बेल। अरे, हम पहुंच गए, जीन ने घोषणा की। झाड़ियों के पीछे एक ठंडी छायादार जगह थी। पत्थरीली छत से साफ पानी का सोता निकल रहा था और नीचे छोटे छोटे ताल बन रहे थे। अरबेला घुटनों के बल बैठ गई और दोनों हथेलियों से पानी पीने लगी। जीन हंस पड़ा। नीचे का ताल भी उतना ही साफ है और मशके भरने में आसान। फिट्जविलियम ने पूछा, क्या इससे कोई बुरा असर हुआ? पूरा एक दिन हो गया। कुछ नहीं, जीन ने कहा। तुमेन चुपचाप खड़ा रहा। और तुम अब क्या करोगे? कहीं लौटने का इरादा है? जीन ने पूछा। हमारे पास जहाज है, जैक ने गर्व से कहा। शानदार बारनाकल। बस मस्तूल ठीक करना है, फिर वो फिर से समुंदर में उतरेगी। बाकी दल कहाँ है? तुमेन ने पूछा। बस हम ही हैं, जैक ने मुस्कुराकर जवाब दिया। जीन हंस पड़ा। माय ड्यू, माइटी कहा था ना तुमने? उसी वक्त अरबेला ने घिनौनी आवाज निकाली। कॉन्स्टेंस उसके पास आई थी, मानो हाथ की चोट देख रही हो, पर अचानक उसने उसके सामने मानव उंगली की हड्डी गिरा दी। हे भगवान, ये सब कहां से आती है? जैक ने पूछा। आगे के रास्ते पर, जीन ने इशारा किया। चलो देख लो। अरबेला ने बिल्ली पर घूरते हुए बुदबुदाया। ये अभी खत्म नहीं हुआ। रास्ता और संकरा हो गया। पत्थर और बेले पैरों के नीचे आ रही थी, मानो ये कभी पुरानी पक्की सड़क रही हो। धीरे धीरे जमीन पर पुरानी हड्डियां नजर आने लगी। पहले तो टहनियों जैसी लग रही थी, फिर पूरे कंकाल, खोपड़ियां और पसलियां। फटे पुराने कपड़े और चमड़े की बेल्ट अब भी उन पर लटक रही थी। ये सब कैसे मरे होंगे? अरबेला ने फुसफुसाकर कहा। न युद्ध के निशान, न लड़ाई का कोई सबूत। जैसे सब बस मर गए। ये बहुत सारे हैं। फिट्जविलियम का स्वर कांप गया। खैर, जैक ने सपाट स्वर में कहा, बहुत रोमांचक। हमारा पहला सामना स्थानीय निवासियों से। देखते हैं क्या ये यूनानी बोलते हैं। उसी वक्त कॉन्स्टेंस फुफकारते हुए आगे दौड़ी। कॉन्स्टेंस, जीन चिल्लाया और दौड़ पड़ा। अरे रुको, जैक ने कहना शुरू किया, पर जीन झाड़ियों में गायब हो गया। धत्तेरे की बच्चे, जैक ने दांत पीसते हुए उसका पीछा किया। कॉन्स्टेंस, नीचे आओ, जीन की आवाज आई। खुरचने जैसी आवाज गूंजी, जैसे पंजे पत्थर पर चल रहे हों। नहीं कॉन्स्टेंस, मत। जैक मुड़ा तो देखा, जीन अकेला खड़ा था। उसके चेहरे पर हैरानी जमी हुई थी। नीचे की जमीन हिल रही थी। बड़े बड़े पत्थर खिसक कर लुढ़क रहे थे। जीन भी उनके साथ अंधेरे में गिर पड़ा। जीन, तुमेन चिल्लाया और भागा। बाकी सब भी पीछे दौड़े। वे रुक गए और नीचे जो देखा, उस पर उनकी सांस अटक गई। ये कोई गड्ढा नहीं था, बल्कि एक डूबा हुआ शहर। उनके पैरों के नीचे दरअसल शहर की दीवार थी और गिरे हुए पत्थर उसकी बुर्ज के हिस्से। सामने टूटी फूटी हवेलियां, धूल से ढकी चौड़ी गलियां, सूखे कुएं और हर जगह सैकड़ों कंकाल बिखरे पड़े थे। ओ नमस्ते, मृतकों का नगर, जैक ने मुस्कराते हुए कहा।